तो मुझे अच्छा लगता है कि जैसे आपसे बात हो रही है, हमारे और मित्र बैठे हुए हैं, कि बात हो, कोई बात निकले, कहीं कुछ हम किसी दिशा में चलें। ये ऐसा मुझे अच्छा लगता है। बॉम्बे में भी इस तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है, जिनको बात करनी अच्छी लगती है। बट या हम किसी को गाली नहीं दे, जब आपके साथ एक गाली कोई बात हो जाए, हम गाली को यूज़ करते हैं एक एक्सक्लेमेशन की तरह। कम ही होता है जब हम किसी को देख के बोले कि तू ये है, पर हम ये बोलते हैं वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया पैंट कोट, वहाँ ये हो गया बेन स्टोक्स, हम ये बोलते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सुन रहा है हम उसको गाली दे रहे हैं, वो वहाँ है, हम एक्सक्लेमेशन की तरह यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा उसको ऐसा भाषा विज्ञान का ज्ञान दिया, बाकी बाकी आगे चल पड़े। तो देखिए दिल्ली में तो ये चलता ही है, और दिल्ली में हम गाली से काम चला लेते हैं। पंजाब में गाली नहीं होती है, पंजाब में कहानी होती है। मतलब गाली इतनी लंबी होती है कि वो एक छोटा सा पोर्नोग्राफिक सीन लगता है, जिस तरह से वो, तो अब उस सीन के अंदर फिर आपको सुन के फिर दोबारा एक सीन बनाना पड़ता है उसका। मतलब पंजाबी में ये होता है। तो गांव में शायद होता होगा, आपके भी कोई एग्जांपल बताओ सर। जैसे मेरी दादी जो थी वो बहुत गुस्से वाली थी, और वो अकेली थी, तो वो कई बार काफ़ी कहानी नुमा गाली दे सकती थी, जिसके अंदर मतलब एक छोटी सी कहानी बन जाती थी। उसके अंदर आदमी का इस्तेमाल होता था, जंतुओं का इस्तेमाल होता था, उसके दादे का इस्तेमाल होता था, और इस तरह की कई कहानियाँ, मतलब आप भी अगर गांव से हैं तो शायद आपने भी सुनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुरानी लोग थे वो दे देते थे गाली इस तरह की। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। मेरी दादी जो थी वो, जैसे मैं खुद को अगर मैं लेट 20th सेंचुरी का मानता हूँ, मेरी दादी जो थी वो शायद लेट 12th सेंचुरी की थी। तो उनके जो एटीट्यूड्स थे और उनका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम जिनको हम आज बोले तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी हमें। मतलब 2-3 तो धाराएं होंगी, मतलब आईपीसी की उसमें। तो मेरी दादी जो थी वो ये सब दे सकती थी। तो और मेरी जो मम्मी थी वो काफ़ी एक नफीस, टर्न ऑफ द सेंचुरी डेली आइड लेडी थी, प्रिंसिपल थी एक कॉलेज की। हाँ, माता सुंदरी। हाँ, माता सुंदरी कॉलेज की प्रिंसिपल थी। वो लड़ सकती थी और काफ़ी वो धड़ल्ले से लड़ लेती थी, पर उनकी भाषा में बहुत नफासत थी। तो मेरे पिताजी जो थे उनको कभी मैंने लड़ता हुआ नहीं देखा, हालांकि वो पंजाब से थे, पर वो उनके जो एटीट्यूड्स थे, मैंने जो कुछ सीखा है हिंदुस्तान के बारे में वो अपने पिताजी से सीखा। तो एक जो हमारी अखंड भारतीय परंपरा है, चाहे वो विचार की हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, ये मुझे अपने पिताजी के ज़रिए मिली। और अब जब लोग बोलते हैं पंजाब ये पंजाब वो, तो थोड़ी सी हैरानी होती है कि शायद हम लोगों को अपने इतिहास का ही अंदाज़ा नहीं है। जैसे गुरु गोविंद सिंह की जितनी वाणी है उसके अंदर अगर आप पंजाबी का शब्द ढूंढेंगे, शब्द नहीं मतलब उनकी अगर रचना ढूंढेंगे तो एक निकलती है चंडी दीवार, और तकरीबन बाकी सारी ब्रिज भाषा दिखती है आपको। सर, जब से आपका वो एक ये रील वायरल हुई है ना, तेरा बिन सानू सोनिया गाने की, वो फादर के साथ आपके, मेरे पास भी अभी मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे कि उन सर से पूछना कि वो अपने फादर का जो लॉस है उसको सही अभी मैं उसको किस तरह से देखता हूँ। हाँ हाँ, कैसे वो कर पाए। मतलब वो बंदे ने तो फिर वैसे ही रील निकाल दी कुछ भी। हाँ, तो उसने तो वैसे ही निकाल दी। मैं वही बोल, पर मैंने यार अब इस पे क्या लड़ा जाए, मैंने कहा यार ये और भी गम है ज़माने में। तो देखिए कई गाने होते हैं वो। और सर उससे पहले सॉरी, आप मेरे को कोई अपने फेवरेट हरियाणवी गाली बता दो। हरियाणवी गाली तो यार दिल्ली वाली गाली होती है, और मतलब कुछ दूसरी गाली होती है। हमारी
मेरा एक दोस्त है, वो सौरभ, उसका नाम है सौरभ शुक्ला। उसकी दादी जो थी वो बुलंदशहर से थी। अच्छा। तो मेरी बहन है, वो भी यहीं नोएडा में रहती हैं। तो पिछले कुछ सालों में मुझे इस इलाके की बोली सुनने का मौका मिला। बड़ी कमाल की भाषा है गुजरों की। और उसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ ऐसा दिखता है जो हमारे पंजाब में होता है। हम जैसे कहते हैं बढ़ चलो, वध चलो, उधर नु वध्या बंदा, तो वो बोलते हैं कित को बढ़ गए हो, इंगे ना आ रहो, दीख ना रहो, हैं? तो इस तरह से बोलते हैं वेस्टर्न यूपी। हैं, तो वेस्टर्न यूपी वाले, तो उनकी काफ़ी हमारी जो डैश डैश में झाड़ू दे के मोर बना दूंगी, इस तरह की गालियाँ तो ये सब सुनने को मिलता है कई बार। नीचे जब जाते हैं तो हमारे यहाँ झाड़ू दे रही होती तो कई बार तो ये इसकी अपनी खूबसूरती है। ऑब्वियसली कल्चर की गालियाँ भी होती हैं। गालियाँ हर किसी की होती हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ी क्रिएटिव गालियाँ होती हैं। पंजाब में देखिए हर जगह होती होंगी, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब को जानता हूँ। तो और देखिए ऐसा होता है कि जैसे कोई कहे मैं पंजाब को जानता हूँ, तो वो पंजाब को नहीं जानता, वो सिर्फ अपने ही परिवार को जानता है। अगर मुझसे बोले कि मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं शायद कहूँगा कि मैं अपने परिवार की भाषा बोलता हूँ। पूरे पंजाब का भी नहीं मालूम मुझे, क्योंकि पंजाब में बहुत तरह की पंजाबी है। मैं मालवा जाता हूँ, वहाँ सुनता हूँ, दुआबा जानता हूँ, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है कई बार मुझे। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द पुआधी है जो तकरीबन हरियाणवी लगती है, वो समझ में नहीं आती मुझे। तो मैं कोई ऐसा ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि हमारे गांव में, हमारे इर्द गिर्द इस तरह की बोली जाती है। तो आप ले दे के जो है ना, आप आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हम अपने एक बहुत छोटे इलाके की, छोटे चेतन की ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं दरअसल। बिल्कुल। और उसी को समझने में, उसी ज़मीन को तराशने में मेरे ख्याल से बड़ी मेहनत लगती है। पर उससे होता ये है, अगर आप उसको तराशें तो एक तो आपकी ज़मीन पक्की तैयार हो जाती है और आपकी बात दूसरे तक पहुंच सकती है। आप जितना अंदर जाते हैं, जितना गहरे जाते हैं, उतना ही दूर जाते हैं। ऐसा मैंने देखा। ओके। एक सर आपके पेट पेव्स है ना, आपसे अगर कोई पूछ ले कि बुल्ला को इतना फेम मिला, अमिताभ ने भी बोला, उन्होंने भी हाँ बोला भैया, मेरे पास ओ यार बात ये, अब क्या बोले, अमिताभ वीएस नायपॉल, पहले तो जो 4 साल थे अमिताभ बच्चन वीएस नायपॉल, अमिताभ बच्चन वीएस नायपॉल, वो देते देते मैं थक गया यार। मैंने कहा यार इट्स मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स जस्ट रिडिकुलस। मुझे लगता है कि इसमें आलस है। भैया तैयारी करके आओ, थोड़ी जाओ, थोड़े और कोई सवाल ढूंढो। मैंने बहुत चीज़ें बोली हैं, कही हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम के गाया है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। आप कोई कोई नया सवाल कोई क्रिएटिव नई बात हाँ, बताओ। हाँ। तो ये मुझे थोड़ा सा, या दिस वाज माय पेट पीव। या आप आपके फादर की बात बता रहे थे सर, आप थोड़ा सा पीछे है, एक गिलास में डाल देना इसमें। चाय नहीं पीते आप? अच्छा। यार मेरे पिताजी ये जो रील से रिलेटेड जिस यार तरह से देखिए ऐसा है, लोग इतना इमोशनल हो गए, मैं हो गया था इवन, मैंने दोबारा सुना तेरे पे। मैं भी हो गया था इमोशनल यार मैंने कहा ये भी कहानी थी। और यार वो देखिए अगर वो सज्जन आ जाएंगे मेरे सामने, मैं थोड़ा लड़ाई करूंगा उनसे, मैं हंसूंगा ही। मुझे मालूम है पूरा मीडिया ही इस तरह से, पूरा सोशल मीडिया ही ऐसा चलता है। मतलब आपके ख्याल से जितनी भी बातें होती हैं हमारे हीरो हीरोइन, उनको तो ये रोज ही देखना पड़ता होगा, कोई किसी के साथ भाग गया, कोई किसी के साथ भाग गया। आदमी कितनों का मुंह पकड़ेगा। बट हाँ, पर उसके अंदर काफ़ी क्रिएटिव स्टोरी थी कि बच रही है। मतलब पिताजी जो हैं, मैं अपना बता दूं, मेरे पिताजी जो हैं वो जागीर सिंह, और उन्होंने अपनी सारी शिक्षा एक काफ़ी परंपरावादी गुरुकुल में प्राप्त की। वो गुरुकुल था अमृतसर के करीब, एक बहुत पुराना गुरुकुल है जिसका शजरा निसब, जिसकी हम श्रृंखला गुरु गोबिंद सिंह जोड़ते हैं, वो है टकसाल सत्तो वाली गली। भाई मनी सिंह जिनके बंद बंद काटे गए मुगलों द्वारा, ये उनकी चलाई हुई टकसाल है। मेरे पिताजी ने
इस टकसाल में अपनी शिक्षा ग्रहण की। और ये टकसाल जो थी ये गुरुवाणी के अर्थ संस्कार सिखाती थी, और उसके अंदर वो इन अर्थ संस्कारों को एक भारतीय संदर्भ के अंदर उसको लोकेट करती थी। तो उसका मतलब ये था कि एक उसके अंदर अखंड भारतीय चिंतन निकल के सामने आता था। यू नो, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कल्चरली हम जो सिख हैं पंजाब के, वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, और उसके पीछे उनके कुछ कारण हैं। और जैसे एक बहुत बड़ा कारण है, गुरु ग्रंथ साहब की करीब कोई एक मतलब सैकड़ों की गिनती में इनकी बीड़ों का गुम हो जाना, गायब हो जाना। एक तो ये हमारे लिए हमारे गुरु हैं, और दूसरा इनका गायब हो जाना, इससे एक संदेह पैदा होता है कि अभी नहीं, अगर 30 साल के बाद, 40 साल के बाद ये किसी और रूप के अंदर हमारे सामने आती हैं, इनके अंदर कुछ और लिखा होता है, तो क्या होगा, यू नो, इसका असर क्या है। और इसको जितना समझने की हमने कोशिश की है एज अ कम्युनिटी, इसका कोई हमारा नितारा नहीं हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं हम कर पाए। तो ये है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस वक्त पंजाब के किसान पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, और जिस वक्त उनका ये वृतांत सरकार के बरखिलाफ जा रहा था, उस वक्त इनको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया गया। पर ये तो सर मीडिया और इन सब की एक पूरी साजिश थी ना वो तो। और वो जो जब आप बोलेंगे मीडिया की साजिश है, उसके अंदर हमें तंत्र दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है। और फिर एक दिन लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने पथराव भी किया, और उस दिन हालात बहुत बिगड़ सकते थे। और एक रात, जिस रात टिकैत साहब रोए हैं, उनके रोने के कारण वहाँ उस मौके पे कत्लेआम होने से बचा। नहीं तो जो लोकल एमएलए थे वहाँ के उस वक्त, वो पूरे अपने इलाके के लोगों के साथ लेके पूरा वही एक कत्लेआम का पूरा मंजर था, उनकी पूरी तैयारी थी। ठीक है। उससे जो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो ये आते हैं कि बहुत जल्दी अदरिंग हो सकती है, बहुत जल्दी उठा के ये कहा ये अलग है। जिस वक्त सूट कर रहा हो उस वक्त आप कह सकते हैं। भैया, ये वो लोग हैं जिन्होंने काला पानी के अंदर तकरीबन 95% हैं, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जिनकी एग्जीक्यूशंस हुई हैं वो तकरीबन 98% हैं। 98%, मतलब लेट दैट सिंक इन। आप जाटों ने सिख रिलीजन को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है रादर देन वो इगैलिटेरियन स्पेस जो होता था। गिल्टी इज चार्ज्ड। हाँ, गिल्टी है। पर फिर भी कास्टिज्म क्यों है सिखिज्म में? अभी घुमा फिरा के मेरी बात वही है कि जब गुरु साहब और ये सब कहते हैं कि भाई कास्टिज्म मतलब सब एक है, सब उनके गुरु के बच्चे हैं, तो फिर अलग अलग क्यों रख रखा है आपने? देखिए, या ये जाति वाला एटीट्यूड और प्राउड निकलता ही नहीं है दिमाग से? देखिए ये हाँ, ये आपका आप कहना प्राउड ये सही है। फील करते हो जाट होने पे? हाँ, मैं जाट होने में गर्व महसूस करता हूँ, पर मैं इस गर्व को अपनी निजी कहानी के रूप में देखता हूँ। हर किसी को एक अधिकार है कि अपने परिवार, अपने कुनबे की जो पुश्तैनी स्ट्रगल है उससे प्रेरणा ले। अगर आपके परिवार में किसी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो एक सहज है कि आप उससे प्रेरणा लेंगे, ये स्वाभाविक है। मैं इसको उस रूप में देखता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि हम जो जाट हैं, हम
यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जैसे पाणिनि लिखते हैं, जट झट संघाते, ये जट झट इकट्ठे हो जाते हैं। हम एक कबीला हैं और वो नॉन ब्राह्मणिकल कबीला है, मैं इसको इस रूप में समझता हूँ। हम जातिगत समाज से बाहर अपने आप को देखते थे। अब जब जैसे इनके साथ इंटरेक्शन हुई तो आप कुछ चीज़ें अपनी दे देते हैं, कुछ चीज़ें किसी की ले लेते हैं। अब ये जाति जो है हमारे में, ये ऐसा रूप ले चुकी है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ हमारे से मेरी मुराद पंजाब से, वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नॉन जाट नहीं बनता है। और बना तो आपने उसको कैसे ट्रीट किया? ठीक है, हमारे यहाँ जो स्टार्स हैं वो सारे जाट होते हैं, और जो नॉन जाट होता है वो भी जाट बनने की कोशिश करता है। मेरा मतलब है जैसे परमीश वर्मा है, बड़ी उन्होंने वाहवाही लूटी, बड़े लोगों ने उनको पसंद किया, पर ले दे के वो जिस तरह के गाने गाना चाहते थे, वो फिर एक जाट आइडेंटिटी या उसकी एक पुअर मिमिक्री, इसी को आगे इसका प्रचार करना चाहते थे। मैं तो पंजाब में काफ़ी इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि जो पंजाबी संगीत है वो दरअसल एक ही गाना है, और वो जीप चढ़ाना है कि मैं कितना कमा लूँ और तू क्या बे। हाँ, ये गाना है ले दे के पिछले 15 साल में, 20 साल में, कि मैं तो बहुत ही कमा लूँ और तू कुछ नहीं, तेरे को तो मसल दूंगा मैं, और तू लड़की, तू ही सारे फसाद की जड़ है, तू मेरे पे मरती है, मेरा तेरे, मुझे तो कभी कभी अच्छी लगती है, हाँ, पर तूने ज़्यादा मेरे साथ कोई हैंकड़ी दिखाई तो मैं ये चुटकी में तेरे को छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। ये गाना है, और ले दे के एक जातीय अभिमान का प्रचार है, ये मैं मानता हूँ। पर आप देखेंगे कि अब कुछ लोगों ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है, पर वो काउंटर भी फिर एक जातीय आधार पर करने की कोशिश, एक नई कला का निर्माण नहीं हुआ। जैसे हमारे जो रविदासी भाई हैं, उसके अंदर अब आप एक चमार समाज को देख के आप ये देखते हैं कि वो कई गानों में इस शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और काफ़ी वो इसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? जब आप लोग कर रहे हो तो वो क्यों ना करें? बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं, पर ये एक जातिगत बैलेंस तो आप इसको मान सकते हैं कि ये एक कुछ काउंटर हो रहा है, पर इसमें समाज का कोई विकास हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं दिखता। ठीक है, मुझे ऐसी कोई आर्ट प्रोड्यूस होती हुई नहीं दिखती है जिसके अंदर आपकी ये छोटी पहचानें। पर आपको नहीं लगता, सॉरी टू इंटरप्ट, जब वो कहते हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने कास्ट को, तो उनके लिए तो एक प्रोग्रेशन है, ये उनके लिए प्रोग्रेशन है, उनके लिए प्रोग्रेस है। पर क्या ये समाज के, तो आप बताएं, अगर चमार समाज है, उनके पास गिनती है और वो अपनी इस गिनती का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरह से अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के चलते अपने लिए समाज के अंदर कोई जगह बनाने के लिए। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी गिनती नहीं है, जिनकी गिनती भी नहीं है और जिनका समाज में कोई स्थान भी नहीं ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए क्या ओपनिंग बचेगी? इस सारी कश्मकश से उनके लिए कौन सा रास्ता खुलता है, बजाय इसके कि आप एक दकियानुसी बात के जवाब में आप इतनी एनर्जी लगाएं। अगर आप उसको छोड़ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें कुछ और मुद्दों के ऊपर जिनसे आपका भी उत्थान हो, समाज का भी उत्थान हो, सिर्फ एक काउंटर बैलेंस ना हो, सिर्फ ये नहीं एक तकड़ी के अंदर आप, एक घिसी पिटी तकड़ी है, एक पुरानी हो चुकी जंग लगी तकड़ी है, उसके अंदर वो 1 किलो का वजन रखता है, आप 1.5 किलो का रख देते हैं और तकड़ी टूटनी है आखिर। बजाय इसके कि आप वो तकड़ी छोड़ दें और किसी नई तकड़ी, किसी धर्म कांटे का निर्माण करें, बजाय उसके आप ये एक वन अपमेंटशिप के अंदर लगे हुए। तो आप बताएं, जो हमारे पंजाब से आए हुए
जो पाकिस्तानी ओरिजिन के नॉन जाट सिख्स हैं, इनका क्या होगा? ये तो विड्रॉ कर गए हमारे। जो आसा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर किस्म की गायकी थी, वो कहाँ गई? जो धीरज कुमार और जीजा साली किस्म की हिंदू पंजाबी फिल्में बनती थी, जय संतोषी माँ बनती थी, और इनका क्या हुआ? इनकी भूमिका का क्या होगा? ये कहाँ से आर्ग्यू करेंगे? इनके पास कोई लाखों की गिनती नहीं है। ऐसे में आपको बड़ी कम्युनिटीज़ का नाम लेके दे सकता हूँ। हमारी रामगढ़िया कम्युनिटी है, जस्सा सिंह रामगढ़िया जैसा उन्होंने एक युग पुरुष पैदा किया, वो कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग हैं जिनको हम भापा कहते हैं, भापा कम्युनिटी, जो रावलपिंडी से आए, वो उजड़ के हैं, उनका क्या कसूर है? वो क्या, आप पंजाबी फिल्मों में उनका रूपांकन देख लीजिए कैसा होता है। इतना बुरा उनका, इतना बेहूदगी से उनका उनकी डिलिनेशन होती है, हैरानी होती है। ये अभी तक कैसे चल रहा है? हमारे जो मलेरकोटिया मुसलमान हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारे सर ये आप उसमें अब सबॉल्टन को सबॉल्टन के साथ आप कंपेयर करके बता रहे हो ये चीज, तो ये आप बात तो एक घुमा फिरा के वही है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ वो ना कि जस्टिफाई हो रही है, वही बात नहीं है। जस्टिफाई नहीं, जो जिसकी आप बताएं कि ये रामगढ़िया कम्युनिटी है, जो अपने आप को तरखान कहते हैं, इनके लिए भी जाति सूचक हम शब्द इस्तेमाल होते हुए सुनते हैं पंजाब में। अब इनकी कोई गिनती ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जट्टों के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। न्यूमेरिकली ये इनकी तादाद कम है। इनको अगर अपनी बात रखनी होगी, इनको अपनी शमूलियत करनी होगी। हम ये कह रहे हैं कि जाति को पॉपुलर कल्चर के अंदर शमूलियत का आधार हम क्यों माने? ठीक बात है। ठीक है। और आप इसको एक शुरू में तो आपको अच्छा लग जाए। मैंने भी सुने गाने, वो हमारी मिस पूजा आई थी, ठीक है, मिस पूजा के गाने बड़े उस वक्त बहुत चले थे। इस वक्त मेरे ख्याल जालंधर से 1-2 और कलाकार हैं जो ये कर रहे हैं, पर हर बात ऐसी आक्रामक मुद्रा में क्यों? समाज की 2 धिरें अपनी बात रखने के लिए हमेशा आक्रामक मुद्रा में आने के लिए क्यों मजबूर? इसलिए कि आपने सालों से उनका रिप्रेशन किया है, सदियों से, ये और आप प्रिविलेज्ड रहे हो। मैं अपने प्रिविलेज को लेके बिल्कुल आपके सामने हूँ। मैं आपका मतलब मैं भी हूँ, नहीं मैं तो सबसे ज़्यादा हूँ। हाँ। मैं पंजाबी जाट हूँ। मैं एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। मेरे पास ज़मीन भी है, मेरे पास शहर भी है। मेरे पास गांव भी है, मेरे पास बहुत बड़ा शहर है। ये प्रिविलेज छोटा नहीं मेरे बंधु। बड़े शहर का जो प्रिविलेज है ना, बड़े शहर का सबसे बड़ा प्रिविलेज है, आपको आज़ाद मग्ज करता है और एक्सेस है आपके पास। आपको, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मेरे पास मैंने बेस्ट एजुकेशन जो उस वक्त हासिल हो सकती थी मैंने वो की है। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, और मैंने कोशिश की मैं अपनी जाति को सामने ना रखूँ। शुरुआत में बातों में सामने आ गया, मुझे ये भी लगा कि अगर मैं इसे छुपाता हूँ तो ये भी एक गलत बात है। मैंने बीच में ये भी सोचा कि क्या मैं अपना नाम से रब्बी रखूँ, उसके साथ शेरगिल ना लिखूँ। पर मैं एक किसी बहुत बड़े घर से नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी से मैंने पूछा कि आपने क्या गुर्बत देखी है? तो उन्होंने बोला, बेटा मैंने वो भी टाइम देखा है जब मैंने अपने 3 छोटे भाई बहनों को 3 दिन पुरानी रोटी पानी में भिगो के खाने के लिए दिए। ओह माय गॉड। यू नो, मेरे जो दादा थे वो बड़ी ऐसी एक संत वृत्ति के व्यक्ति थे। तो एक समय के बाद उन्होंने मतलब यही एक विरक्त हो गए थे, और संन्यास विधिवत रूप से तो नहीं ग्रहण किया था, पर आप उनको मतलब वो घर पे रहते नहीं थे। तो उनके बेटे छोटे थे और मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। तो मेरी दादी थी, अब वो बाहर जाके खेती नहीं कर सकती हैं, तो बहुत ही बुरा हाल भी देखा हुआ है फैमिली ने। और गांव के अंदर मतलब अब हम कहते हैं कि जाट बहुत अमीर होते हैं,
पर आप गांव के अंदर अगर 80s में जाके देखते थे तो आप हमारे घर में कच्चे घर होते थे हमारे भी। हाँ, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि दूसरों की हालत शायद उससे भी ज़्यादा गंभीर होती होगी, पर जट्टों ने जाटों ने भी 80s 90s में खूब गरीबी देखी है। ये देश जो है ये बना था सबके लिए, इस वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन का बना। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। पर आप देखते हैं कि इनके सब जो दावे हैं ये आपके शहर से 20 किलोमीटर बाद दम खत्म तोड़ हो देते जाते हैं। हैं। ठीक है, हमें कहा जाता है आप इन कुरीतियों को क्यों पकड़े बैठे हैं, ये टूना टोटका, आप ये भाई भतीजावाद, इन सबको क्यों पकड़ के बैठे? क्योंकि मेरे दोस्त, संविधान हमारे तक आया ही नहीं। मेरे गांव में लेट 90s के अंदर तो बिजली आई है मेरे गांव में। कोई प्राइमरी फैसिलिटी नहीं थी हेल्थ मेरे की, में भी ऐसे ही था। कोई स्कूल नहीं था। जब आपका शहर पहुंचा ही नहीं है मेरे तक, अगर हमारे घर पे कोई मर जाए तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता हूं, मेरा पड़ोसी मेरे पास आता है। मुझे आपके तंत्र का सहारा नहीं है, मुझे मेरे पड़ोसी का सहारा है, कुनबे का सारा है। कुनबे का सहारा है, गांव का सहारा है। तो फिर जब सहारा जिनका लेना है और लोग और दिन रात उनके साथ उनकी मदद लेनी, उनको मदद देनी है, तो फिर ऐसे माहौल में जब आप किसी से कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो उस वक्त कोई फिल्टर नहीं लगा होता है, फिर कोई बुरी चीज़ भी आती है साथ। आपका संविधान नहीं पहुंचा है हमारे तक, आज तक नहीं पहुंचा है। ठीक बात है। और जो हमारी अच्छी चीज़ थी, हमारी पंचायत थी, जिसके अंदर हर कोई पंचायत के सामने आके नतमस्तक होता था, अपनी बात कहता था और पंच की बात सब मानते थे। आपने वह व्यवस्था खत्म कर दी। आपने ये दो धड़ों की सियासत गांव में बिठा के, हमारे गांव में मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी 99 में पूरे हुए, तो वो कहते थे बेटा हमारे गांव में हम सब एक साथ मिल के रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी, पंचायत में हमारे मसले जाते थे, पंच बोलते थे, हम सुनते थे और हम कर लेते थे, उनकी बात मानते थे। ये हमारे लिए एक अनिवार्य तो नहीं कह सकते हैं, पर वी फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू डू इट। मेरा डिसएग्रीमेंट है वैसे आपकी इस बात से पंचायत चलो में। मतलब आप समझ गए होंगे क्यों है वो, हाँ क्योंकि हाँ आप पंचायत में भी तो आप चौधरी लोग ही तो थे। हाँ, बिल्कुल सही नीचे है। वाले कहाँ थे? नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना, पर देखिए मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत करेंगे आप और मैं। आप और मैं से मेरा मतलब जो अपने समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, और आप अपने घर में भी जाके ना अपनी माँ को अगर आप उपदेश देना चाहेंगे तो उपदेश नहीं देगी, ठीक बात है। आपको तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। आप ले दे के, जो मैं समझा हूं, आप अपना उदाहरण ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं, इनको कहने की बजाय मैं जरा खुद चलता हूँ इस रास्ते पे और फिर देखता हूँ कोई मेरे पीछे आता कि नहीं, कोई कारवां बनता। क्योंकि अगर आपकी बात में आप जो उपदेश दे रहे हैं, अगर उनको इसके अंदर कोई आपका जीवन चरित्र ही नहीं दिखता है, तो वो आपकी बात वो खत्म है फिर बात। और आप देखेंगे कि ये पूरे हिंदुस्तान में बात लागू होती है कि अब कोई गांव से IAS IPS नहीं बन रहे हैं। 50-60s में एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन गांव से आता था, अब गांव से नहीं आते। अब भी आते हैं फिर वैसे तो। आप उठा हमारे यहाँ तो नहीं आते हैं, हमारे यहाँ IAS IPS जाट लोग हरियाणा में आप देखिए, आप ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोग हैं। आपका हो सकता है, मतलब आपने वहाँ से परिचित होंगे, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि अब गांव की जो हिस्सेदारी है वो एटलीस्ट इनमें बहुत कम होगी। अब ये है, अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं अब गांव भी शहर बन गया है, तो अब वहाँ से आने लगे हैं लोग, या आने शुरू हो जाएंगे,
ये हो रहा है। पर जिस तरह का विकास आप देखना चाहते थे, देखिए यहाँ तो एनलाइटनमेंट जो है ये जूते के जरिए आ सकती है, ठीक है। सरकार का भैया तू शादी तो भैया जैसे हमारी कई खाप पंचायत करती, लठ मारे तुम दोनों बहन भाई हो गए आज से करते हैं कि नहीं हम ये, ठीक है, तो तू इसकी बहन लगी बस, गानी खत्म है। या तो इस तरीके से आ सकती है, या फिर किसी एक मानवीय गंभीरता और इस एक सहानुभूति से आ सकती है कि भाई ऐसा है, ये बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इकट्ठे पढ़ते हैं, या तो हम स्कूल ही ना बनाए ऐसे, या हम इनको भेजे ही ना, यहाँ पढ़ाई ना कराएं, ना कुछ ना कराएं। जब ये जाएंगे तो ये एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे। अब बनिया बनिया नहीं है, जाट जाट नहीं है, कौन सी ऐसी वो रह गई हैं? आप बताएं कौन से ऐसे कहाँ आपको जाति धर्म जो है इसकी अनिवार्यता दिखती है कि ये होना ही चाहिए, इसके बगैर हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा? ये है ही नहीं, ठीक है। तो अब लोगों ने इसके, पंजाब के अंदर भी मैं जानता हूँ कई लोग बड़े रोशन दिमाग है, उन्होंने इसके लिए कई ऐसे, एक मेरे मित्र हैं फेसबुक पे नहीं वैसे भी उनका जानता हूँ मैं अच्छे से, वो बठिंडा में रहे हैं और वो तमिल हैं, और एक जट सिख लड़की के साथ उनकी शादी हुई है, और उस जट सिख फैमिली के साथ वो कई साल रहे हैं बठिंडा में। अब ये आप मतलब ये मतलब खूबसूरती है अपने आप में, खूबसूरती है। अब इस तरह की जो, देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि हम जो सिख हैं दरअसल और जाट सिख जो हैं, हम थोड़ा घबराते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपना सिस्टम ओपन कर दिया तो एक तो हम खुर्द-बुर्द हो जाएंगे और दूसरा हमारा धर्म खुर्द-बुर्द हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये छोटी सी हमारी एक उद्दंडता है। मुझे लगता है कि जो धर्म गुरु नानक ने चलाया और जो गुरु गोबिंद सिंह ने चलाया, जिन्होंने 5 अलग अलग जातियाँ, जिनके अंदर से ज़्यादातर छोटी जातियाँ थीं, उनसे 5 प्यारे बनाए, तो हमें लगता है हमें थोड़ा सा भरोसा दिखाना चाहिए गुरु की समझ पे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। और हमें सिस्टम ओपन करना चाहिए। बंदा बहादुर ने करने की कोशिश की, बंदा बहादुर की जो जीत हुई वो शायद इसी कारण हुई क्योंकि सिस्टम बहुत ओपन था। उनकी फौज के अंदर जो लोग शामिल हुए, और दूसरी बात ये कि हम जाट जो हैं, हम ऊंची जाति तो नहीं थे कभी, वो तो नहीं थे, ठीक बात है। आप मोहम्मद बिन कासिम का जब आप रिकॉर्ड देखते हैं तो सिंध के अंदर जाटों को शूद्र कहते थे। राजस्थान में अभी भी है, ठीक है, राजस्थान में आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है, राजपूत नहीं चंडे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने इतिहास के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए और गुरु नानक का वचन याद करना चाहिए, जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चलत बहुत विकारा। वो कहते हैं इसी गर्व के कारण अनंत विकार शुरू हो जाते हैं, यू नो। सो भाई लालो के घर, भाई लालो की हक न्याय की जो रोटी है उसको याद रखना चाहिए। और धन्ना जाट को याद रखना चाहिए, सैन को याद रखना चाहिए, सदना को याद रखना चाहिए। कितनों के नाम ले, रविदास, हाय हाय हाय, रविदास को याद रखना चाहिए, कबीर को याद रखना चाहिए। हम जब नतमस्तक होते हैं अपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने, हम इन सब पीरों फकीरों के सामने नतमस्तक होते हैं, यू नो। हम मुसलमानों के आगे नतमस्तक होते हैं, हम धन्ना जाट के सामने नतमस्तक होते हैं, हम सैन नाई के सामने नतमस्तक होते हैं, हम सदना कसाई के सामने नतमस्तक होते हैं। तो जो फिर मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जो लास्ट अपडेशन है, आपके हर सॉफ्टवेयर के, आप आईफोन को अगर चलाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको पीरियोडिकली आपको अपडेट करना पड़ेगा, एंड्रॉयड को और जल्दी करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी सभ्यताओं को अपडेट किया गया है बारंबार, इवोल्यूशन, ठीक है। और अगर आप उस अपडेट को निगेट करेंगे
तो फिर आपका सिस्टम वैसे नहीं चल सकता है जैसी आपको उम्मीद है। मुझे नहीं लगता है कि हम एक जातिगत समाज, एक धर्म विशेष को मुख्य रख के भारत जो है वो 21वीं सदी के अंदर कोई अपनी जो ऐसे कोई तीर मार तरक्कीशील पाएगा। जो देश हैं इनकी पहली कतार में खड़ा हो सकता है। जब तक आप सिस्टम ओपन नहीं करेंगे, आप और हम देख रहे हैं कि सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है। कहते हैं हो रहा है, कहते हैं कि किया जा रहा है, पर आप देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, आप देखते हैं दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, आप देखते हैं कि जब कोई दूसरे धर्म का कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है जो किसी इस वक्त के राजनीतिक वृत्तांत से थोड़ा सा मेल नहीं खाती है, तो उनको अदरिंग की जाती है तुरंत। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, ये इसको देश की भावनाएं समझनी चाहिए।